नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, सहायक अध्यापक हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम बिहारी की भाषा के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। 2019-20 ईस्वी से स्नातकोत्तर भाग 1 कक्षा के पाठ्यक्रम का पुनर्नियोजन किया गया है। इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत मध्ययुगीन काव्य इस विषय में 8 कवियों का अध्ययन हमें करना है। इसमें ही चौथी इकाई के अंतर्गत बिहारी और उनके काव्य का अध्ययन कुछ विशिष्ट विषयों के संदर्भ में हमें करना है। इसके अंतर्गत ही एक टॉपिक है बिहारी की भाषा। बिहारी रीति काल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रीति सिद्ध कवि है। रीति काल में 3 प्रकार के कवि हुए हैं: रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। अर्थात जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे और लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना भी की, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, लेकिन लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना अवश्य की, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहते हैं। तो जिन कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे, न ही लक्षण ग्रंथ के आधार पर काव्य रचना की, उन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं। बिहारी ने एकमात्र ग्रंथ लिखा है बिहारी सतसई, जो ब्रज भाषा का अपूर्व ग्रंथ माना जाता है और इसी ग्रंथ के कारण बिहारी को साहित्य के क्षेत्र में एक चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ है। इस ग्रंथ में काव्यशास्त्र या लक्षण विषयक जानकारी का उपयोग काफी व्यापक मात्रा में किया गया है। इसी कारण बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। अब किसी भी कविता को अगर हम देखें तो उसमें भाव पक्ष का जितना अधिक महत्व होता है, उतना ही कला पक्ष का स्थान होता है। सामान्यतः भाव या विचार अगर कवि या काव्य की आत्मा है, तो कला उसका शरीर है। ऐसी परिस्थिति में काव्य में जितनी अधिक कलात्मकता होगी, काव्य उतना ही अधिक प्रभावी होता है। मतलब केवल भाव पक्ष या केवल कला पक्ष, किसी एक पक्ष पर काम नहीं चलता। काव्य की श्रेष्ठता भाव और कला दोनों के समन्वय पर आधारित होती है। इसी कारण आचार्य भामह ने कहा था, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का साथ काव्य है। मतलब भाव और कला का समन्वय ही श्रेष्ठ काव्य है। अतः दोनों में समन्वय होना जरूरी है। और कला पक्ष के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख विषय है भाषा। किसी भी काव्य में भाषा उस काव्य का सबसे पहले सामने आने वाला घटक होता है। क्योंकि जब भी हम कोई किताब, कोई ग्रंथ खोलकर देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने भाषा आती है। फिर भाषा के माध्यम से जब हम काव्य को पढ़ते जाते हैं, फिर कवि के भाव, विचार, ये बातें हमारी समझ में आती है। यही कारण है कि भाव काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि काव्य की श्रेष्ठता काफी हद तक भाषा की श्रेष्ठता पर भी आधारित होती है। इसी कारण
बिहारी की भाषा के संबंध में लोकनाथ द्विवेदी का कहना है कि महाकवि बिहारीलाल की भाषा में जिनकी आवश्यकता है वे सभी गुण ओतप्रोत हैं। बिहारी का शब्द भंडार ये अत्यंत अनूठा है। वजन तोलकर, देश काल पात्र का ध्यान रखकर उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। बिहारी की भाषा मनोभावों के प्रतिबिंब निर्मल दर्पण की तरह झलकते हैं। उनकी भाषा अत्यंत श्रेष्ठ, गंभीर, अर्थ ध्वनित करने वाली शब्द, सुंदर सजावट, रसानुकूल भाषा का प्रवाह, मुहावरों की तेजी आदि सभी गुण दर्शनीय हैं। साथ ही माधुर्य और प्रासाद को तो बिहारी लाल जी ने अपना अनुचर सा बना डाला है। तो ये तो हुआ लोकनाथ द्विवेदी का मत, लेकिन अनेक इनके अलावा भी अनेक विद्वानों ने बिहारी की भाषा की काफ़ी अच्छी प्रशंसा की है, क्योंकि बिहारी की भाषा अत्यंत माधुर्य युक्त भाषा है। उसमें माधुर्य का पारावार सा दिखाई देता है। और इसी संबंध में पद्मसिंह शर्मा ने भी लिखा है कि इसका रसास्वाद कर चुकने पर भी यदि चित्तवृत्ति कुसंस्कारवश कहीं अन्यत्र रसास्वादन के लिए जाना चाहती है तो सहृदय बिहारी के शब्दों में मचलकर कहता है, मो रस राख्यो अनरस कहे कुटिल मति क्रूर। मो रस राख्यो अनरस कहे कुटिल मति क्रूर, जिन्न निबोरी क्यों कह चाहे बहुरी चाखी अंगूर। यहाँ तक कि बिहारी के आलोचक जो बिहारी की कटु आलोचना करते हैं वे भी बिहारी की भाषा की प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है कि बिहारी की भाषा अत्यंत मनोहर है। अनेक स्थानों पर उन्होंने लय लहात, चमचमात, रमझमात, झमझमात जैसे अत्यंत बढ़िया ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है जो चमचमा उठे हैं। कुल मिलाकर एक बात निश्चित है कि भाषा की दृष्टि से बिहारी अत्यंत श्रेष्ठ कवि है और संपूर्ण रीति काल में बिहारी जैसी भाषा किसी भी दूसरे कवि ने प्रयोग नहीं की है। ब्रज भाषा का जो अपूर्व सौंदर्य बिहारी की भाषा में दिखाई देता है वह दूसरे किसी भी कवि में हमें दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि बिहारी का काव्य भाव और भाषा दोनों की श्रेष्ठता के कारण बहुत अधिक लोकप्रिय बन पाया है। अब बिहारी की भाषा का अध्ययन हम कुछ रूपों के आधार पर कर सकते हैं, जैसे उनका शब्द समूह, उनकी भाषा की सुव्यवस्थितता, गुणों का प्रयोग, टकसाली भाषा, लाक्षणिकता और मुहावरों का प्रयोग, पात्रानुरूप भाषा, ध्वन्यात्मकता, सामासिकता, चित्रोपमता, व्यंजना शक्ति जैसे कुछ प्रमुख मुद्दों के जरिए हम बिहारी की भाषा की समीक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले शब्द समूह। बिहारी का शब्द समूह या शब्द भंडार अत्यंत व्यापक है, क्योंकि बिहारी ने सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में किया है, जिनमें ऋग्वेद, प्रथम, प्रयोद जैसे अनेक तत्सम शब्द हैं। तो दूसरी ओर उर्दू फारसी के शब्दों को भी बिहारी ने मार्मिकता के साथ अपनाया है, जैसे चश्मा, इजाफा, सिक्का, कबूल। तीसरी ओर बुंदेली भाषा के शब्दों को भी या बुंदेलखंडी भाषा के शब्दों को भी कवि ने स्वीकार किया है। तो चौथी ओर बिहारी ने अपनी ब्रज भाषा जो मूल भाषा है उसका भी प्रयोग व्यापक मात्रा में किया है। मतलब एक और संस्कृत के तत्सम शब्द, दूसरी ओर हिंदी ब्रज भाषा के शब्द, तीसरी ओर बुंदेलखंडी के शब्द, चौथे ओर उर्दू फारसी के शब्द, इन सबका एक अत्यंत सुंदर समन्वय या इन सबका एक अत्यंत मार्मिक प्रयोग हमें बिहारी के दोहों में मिलता है और उससे बिहारी के दोहे अत्यंत सुंदर बन पड़े हैं। दूसरा है सुव्यवस्थित भाषा।
अब यद्यपि बिहारी ने तत्सम शब्द, देशज शब्द या ब्रज भाषा के बोलचाल के शब्द, अरबी फारसी शब्द या विभिन्न बोलियों के शब्द तो व्यापक मात्रा में अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन इन शब्द प्रयोग के बावजूद बिहारी की भाषा सुव्यवस्थित भाषा है। उनके भाषा में एक कलात्मकता है और इसी संदर्भ में डॉक्टर रामसागर त्रिपाठी ने कहा है कि बिहारी ने पहली बार भाषा में एकरूपता लाने की चेष्टा की है। बिहारी ने पहली बार भाषा में एकरूपता लाने की चेष्टा की है और उसका प्रभाव परवर्ती काव्य पर पड़ा, जिससे बाद के घनानंद आदि कवि अधिक परिष्कृत भाषा में लिखने में समर्थ हो सके। यही बिहारी की भाषा विषयक सफलता है। बिहारी लोक कवि थे जिन्होंने विभक्ति के परिनिष्ठित रूपों का प्रयोग अपनी सतसई में किया है। तो निसंदेह एक अत्यंत सुव्यवस्थित परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग हमें बिहारी सतसई में देखने को मिलता है। तीसरा है माधुर्य गुण। बिहारी के काव्य में ये माधुर्य गुण ओतप्रोत भरा है, मतलब पूरी सतसई इस माधुर्य गुण से आपूरित है। बिहारी ने इसके लिए कोमलकांत पदावली का अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है, जिसमें कठोर वर्णों का अभाव देखने को मिलता है। तो तीसरी और अनुनासिक वर्णों का भी कवि अत्यंत मार्मिक प्रयोग करते हैं। समासों की दृष्टि से भी बिहारी ने समासों का प्रयोग अवश्य किया है, लेकिन छोटे छोटे समासों का प्रयोग बिहारी अधिक मात्रा में करते हैं, ज़्यादा बड़े या दीर्घ समासों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी संदर्भ में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है कि भाषा की रमणीयता का बिहारी ने अत्यधिक ध्यान रखा है। माधुर्य गुण के अनुरूप रुत्तियों का विन्यास, शब्दों का चयन, अनुप्रास का विधान बिहारी सतसई की प्रमुख विशेषता है। जैसे रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर, रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर, मंद मंद आवतू चलो कुंजरू कुंज समीर। तो यहाँ पर एक लय है, एक प्रवाह है, एक नाद है, ध्वन्यात्मकता है। बिहारी के ऐसे दोहों में माधुर्य गुण का सौंदर्य लबालब भरा हुआ है। उसमें अनेक स्थान पर अनुस्वार युक्त वर्णों का प्रयोग बिहारी ने किया है, जिससे एक लय, एक प्रवाह निर्माण होता है। जैसे इस दोहे में हम इस प्रवाह को देख सकते हैं। रस सिंगार अंजनु किए कंजनु भंजनु दैन, रस सिंगार अंजनु किए कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नैन। तो यहाँ पर अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से एक लय, एक मार्मिकता निर्माण करने की कोशिश कवि ने की है। इतना ही नहीं, अपनी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए कवि अनुप्रास अलंकार का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। इससे उनके काव्य में मधुरता का समावेश व्यापक मात्रा में हो गया है। चौथा है टकसाली भाषा। बिहारी शब्द प्रयोग के बड़े विशेषज्ञ थे और इसी विशेषता के कारण उन्होंने बड़े ही मार्मिक, प्रभावी और आकर्षक शब्दों का प्रयोग किया है। इसी कारण उनकी भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से टकसाल से सिक्के एक विशिष्ट नाद करते हुए बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से बिहारी के दोहों से उनका अर्थ एक ध्वनि करता हुआ, एक नाद करता हुआ निकलता है। जैसे चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सूर सरिता बीमल, मानहु सूर सरिता बीमल जल उछरत जुगमीन। तो ऐसे अनेक दोहे हैं। इस दोहे में भी चमचमात, झीन, उछरत जैसे अत्यंत आकर्षक ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करके कवि ने इस दोहे में रमणीयता, नाद, प्रवाह, लय निर्माण की है। इससे
उनकी भाषा टकसाली भाषा कही गई है। पांचवा है पात्रानुरूप भाषा। बिहारी ने अनेक स्थानों पर पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। जैसे जहां भी उन्होंने ग्रामीण नायक नायिकाओं का वर्णन किया है वहां ग्रामीण शब्द, ग्रामीण पदावली अधिक मात्रा में आई है। तो जहां बिहारी ने नागरी नायिका का या नायक का वर्णन किया है वहां पर नागरी शब्दावली का प्रयोग जो है वह कभी अधिक करते हैं। मतलब पात्रों के अनुसार अलग अलग भाषा का प्रयोग बिहारी सतसई में देखने को मिलता है और इसी से उनकी भाषा का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। छठा है लाक्षणिकता और मुहावरे। लाक्षणिकता भाषा का एक अत्यंत श्रेष्ठ गुण माना जाता है। कवि इसमें अपने वक्तव्य को सीधे न कहकर भिन्न रूप से व्यक्त करने की कोशिश करता है। मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां आदि का समावेश करके लाक्षणिक रूप में अपनी बात को कहने की कोशिश कवि करता है। बिहारी के काव्य में भी ऐसे लाक्षणिक प्रयोग अत्यंत सुंदर रूप से दिखाई देते हैं। जैसे दृग उर्जत टूटत कुटुंब जरती चतुरच्युत प्रीति। दृग उर्जत टूटत कुटुंब जरती चतुरचित्त प्रीति। परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिहारी ने अत्यंत लाक्षणिक और मुहावरों शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे आंखों का उलझना, कुटुंबों का टूटना, प्रीति का जुड़ना, हृदय में गांठ पड़ना, ये परस्पर विरोधी पद एक लाक्षणिकता के साथ उन्होंने एक साथ जोड़े हैं। इतना ही नहीं, मुहावरों का भी कभी अत्यंत मार्मिक आकर्षक प्रयोग करते हैं। जैसे जब जब वह सूधी कीजिए तब तब सूधी जाई। जब जब वह सूधी कीजिए तब तब वह सूधी जाई। आखिन आखी लगी रहे, आखिनु आखी लगी रहे, आखी लागती नाही। यहाँ भी कवि ने मुहावरों का अत्यंत कौशल्यपूर्ण प्रयोग करते हुए अपने काव्य को अत्यंत प्रभावी, अत्यंत आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया है। इसी कौशल्य के कारण रामकृष्ण दास ने लिखा है कि बिहारी लाल मुहावरा या मुहावरे और उत्प्रेक्षा के बादशाह हैं। सातवां है ध्वन्यात्मकता। बिहारी के भाषा में ध्वन्यात्मकता का गुण सर्वत्र दिखाई देता है। आजकल इस प्रकार की शब्द योजना की बड़ी प्रशंसा की जाती है, जिस प्रकार की शब्द योजना बिहारी ने की है, जिसमें एक प्रपात सा झरता हुआ हमें दिखाई देता है। बिहारी का प्रत्येक शब्द, उससे निकलने वाली ध्वनि एक अलग प्रभाव छोड़ते हुए आगे बढ़ती है और एक भूषण क्रांत कामिनी जैसा उसका सौंदर्य चारों ओर बिखर जाता है और उसमें मानो आभूषणों की ध्वनियां निःसृत होती है। बिहारी ने इस प्रकार की ध्वन्यात्मक भाषा अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त की है या प्रयोग की है। इतना ही नहीं, इस प्रकार की भाषा में बिहारी को सिद्धहस्त कवि माना जाता है। जैसे जो जो आवती निकट निसी त्यो त्यो खरी उताल। जो जो आवती निकट निसी त्यो त्यो खरी उताल। झमकी झमकी टहले करे लगी रहत चढ़ी बाल। झमकी झमकी टहले करे लगी रहत चढ़ी बाल। इस दोहे में झमकी झमकी ये ऐसे शब्द है जहां पर बिहारी ने नायिका के आभूषणों की ध्वनि का प्रयोग जो है वह किया है और जो बहुत ही लोकप्रिय है, आकर्षक है। अगला है समासिकता। बिहारी के काव्य में समासों का अत्यंत मार्मिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। एक बात अवश्य है कि बिहारी ने दीर्घ समासों की अपेक्षा लघु समासों का प्रयोग जो है वह अधिक मात्रा में किया है, लेकिन समासिकता या समास योजना उनके काव्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है।
समासों के प्रयोग से उनके काव्य की अभिव्यंजना क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है। इसी संदर्भ में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने लिखा है कि बिहारी ने प्रकृति के अनुरूप छोटे छोटे समासों का प्रयोग किया है। भाषा में कसावट लाने के लिए और भाषा की व्यंजकता को बढ़ाकर छोटे रूप से अधिक भाव प्रकट करने के लिए सामासिक पदावली का सहारा लेना बिहारी के लिए आवश्यक था। सामान्यतः छोटे छोटे संवादों का या समासों का अत्यंत मार्मिक प्रयोग बिहारी के काव्य में देखने को मिलता है। अगला है चित्रोपमता। बिहारी की भाषा अत्यंत चित्रोपम है, आकर्षक है, प्रभावी है, क्योंकि भाषा पर बिहारी का अबाध अधिकार है। बिहारी ने स्थिर और गत्यात्मक दोनों प्रकार के चित्र अपनी भाषा के माध्यम से साकार करने का प्रयत्न किया है और उसमें वे पूर्णतः सफल भी रहे हैं। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हसे दैन कहे नटी जाए, सौह करे भौहनी हसे दैन कहे नटी जाए। अब यहाँ पर राधा कृष्ण की बातचीत और उनके प्रेममय प्रसंग का कवि अत्यंत मार्मिक वर्णन करते हैं। जब हम ये दोहा पढ़ते हैं तब उसका एक दृश्य हमारी आंखों के सामने साकार हो जाता है। राधा ने कृष्ण की बातों का रस लेने के लिए उनकी बांसुरी कहीं दूर छिपा दी है। अब इसका वर्णन करते हुए कवि ने एक छोटी सी पंक्ति में चार चार चित्र भर दिए हैं। इसमें उनका एक कौशल देखकर अच्छे अच्छे भाषा के पंडित दांतों तली उंगली दबा लेते हैं या आश्चर्य विभोर होकर उनकी भाषा की कला कुसर को देखते रहते हैं। अब यहाँ भी देखिए, ये कृष्ण बंसी मांगते हैं, राधा सौगंध खाती है कि उसने नहीं ली, फिर कृष्ण उस निराश हो जाते हैं, राधा उस पर भवों में मुस्कुराती है, मुरली देने के लिए मुकर जाती है। इस प्रकार के नानाविध प्रसंग एक छोटे से दोहे में बड़े ही आकर्षक मार्मिक रूप से व्यक्त किए हैं और पाठक भी जब इस दोहे को पढ़ते हैं उनके आंखों में भी ये चित्र साकार हो जाते हैं। आखिरी है व्यंजना शक्ति। बिहारी के दोहों में व्यंजना शक्ति का भी अत्यंत मार्मिक, आकर्षक और प्रभावी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। विशेषतः बिहारी ने अनेक स्थानों पर अपने दोहों से एक के अलावा अधिक अर्थ निकालने के लिए या एक साथ अनेकानेक अर्थ निकालने के लिए व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया है। विशेषतः इसके लिए कवि ने वस्तु, रस और अलंकार तीनों प्रकार की ध्वनियों का अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है और अपने काव्य को अमर बना दिया है। इसमें व्यंजना शक्ति का बखूबी चमत्कार हमें देखने को मिलता है। जैसे गोरस बेचने वाली नायिका गोरस चाहने वाले को अपना मधुर निमंत्रण किस प्रकार देती है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, लाज गहो बेकाज कत घीरी रहे घर जाही, लाज गहो बेकाज कत घीरी रहे घर जाही, गोरस चाहत फिरत गोरस चाहत नाही। तो यहाँ पर कवि ने व्यंजना शक्ति का चमत्कार देते हुए अत्यंत मार्मिकता के साथ नायिका के भावों को व्यक्त किया है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि बिहारी की भाषा अत्यंत अप्रतिम है, भावानुकूल है, निर्दोष है। हिंदी साहित्य में बिहारी की भाषा सबसे अधिक गौरवान्वित है। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि समस्त हिंदी साहित्य को बिहारी की भाषा पर गौरव है। बिहारी का व्यक्तित्व ऐसे कवि का व्यक्तित्व है जिसने ब्रज भाषा की गौरव ध्वजा को स्थायी बनाया है। मतलब जो महत्व ब्रज भाषा ने भक्ति काल के अंतर्गत प्राप्त किया था, उसी महत्व को और अधिक व्यापक स्तर पर बढ़ाने का काम बिहारी जैसे कवियों ने किया है। और यही कारण है कि सभी विद्वान, सभी पंडित, तज्ञ बिहारी की भाषा की अत्यंत मार्मिक शब्दों में प्रशंसा करते हैं। अंत में हम यही
बात डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्र जी ने लिखा है कि बिहारी की या बिहारी का भाषा पर सच्चा अधिकार था। बिहारी का भाषा पर सच्चा अधिकार था। उनके बाद मतीराम, पद्माकर आदि कुछ ही भाषा प्रवीण कवि हुए हैं, इसलिए बिहारी को भाषा पंडित कहना चाहिए। भाषा की दृष्टि से उनकी समता रखने वाला दूसरा कोई मुक्तकार नहीं है। शब्दों की मनमानी व्युत्पत्ति दिखाकर बिहारी को भाषा को तोड़ने मरोड़ने वाले कथन में सच्चाई नहीं कच्चाई है। अर्थात इस मत में डॉक्टर मिश्र जी ने जो लोग बिहारी की भाषा पर आक्षेप लेते हैं उनको भी आड़े हाथों लिया है तथा बिहारी की भाषा के महत्व को भी व्यक्त किया है। एक बात निसंदेह है कि भाषा की दृष्टि से बिहारी अत्यंत श्रेष्ठ कवि है। उनकी इसी भाषा के कारण बिहारी सच से ही हिंदी का ही नहीं समस्त भारतीय साहित्य का एक श्रेष्ठ ग्रंथ बन गया है और संपूर्ण विश्व में अपनी कीर्ति का प्रसार कर रहा है। धन्यवाद।